है कि मैं घोषणा करता हूं सबसे पहले आप सबों को एक बार पुनः शुभ संध्या। टॉपिक से समझ में आ गई होगी कि हम लोग अभी भारत की जो खनिज संसाधन है, कृषि है, उद्योग है और परिवहन एवं संचार है, जैसे आप बिहार का एक एक करके पढ़े हैं उसी तरह से भारत का भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले भारत के जो खनिज संसाधन हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जानकारी में आपको है ही कि भारत एक ऐसा देश है कि प्राकृतिक संसाधनों के बिंदु पर विशेषकर भूमि, जल, वन और खनिज, वन में तो थोड़ा सा राष्ट्रीय मानक के का जो आधारभूत बिंदु है कि जो पहला हमने वन नीति बनाया था कि न्यूनतम 33% हमारा वन क्षेत्र होना चाहिए, उससे हम पीछे चल रहे हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों में, अन्य संसाधनों में हमारी स्थिति बेहतर है। इसी क्रम में हम लोग मिनरल्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में, कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं कि उसको हम लोग रूट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और ये रूट क्षेत्र क्या है? ये जो रूट क्षेत्र है वह आपका खनिज के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जर्मनी का क्षेत्र है। और भारत का जो रूट क्षेत्र है वो छोटा नागपुर का पठार है। लेकिन हमारी जो प्राचीनतम जो भूगर्भिक संरचना है उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, गोंडवाना के क्षेत्र में कोयला है। उसी तरह से कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसमें लोहा भी है और उसमें सोना भी है। तो उन सब बिंदुओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और जो इंस्टीट्यूशन मिनरल्स के क्षेत्र में काम करता है, अभी कुछ दिन पहले, हालांकि मिनरल्स के क्षेत्र में भारतीय खान ब्यूरो काम करता है, अभी कुछ दिन पहले बिहार का जमुई सोना का उत्खनन के दृष्टि से सबसे बड़ा भंडार का पता चला, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता में वो खबर छपी। और उसके बाद बिहार 2-3 बार इस प्रश्न को विभिन्न परीक्षाओं में, 3-4 बार कहिए, हर छोटी बड़ी परीक्षा में, क्योंकि बीपीएससी अनेक तरह की परीक्षा लेता है, विशेषकर जैसे आपका एक तो सिविल सेवा का लेता है, डबल एओ का लेता है, अभी डबल एओ का भी निकला है कि भी इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, ऑडिटर का लेता है। इसके अलावा अभी जिला कला संस्कृति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का अलग लेता है, बाल विकास का लेता है, बहुत सारी परीक्षा स्पेशलाइज लेती है, सब्जेक्ट बेसिस पे होता है। हालांकि ऐसी परीक्षाएं नियमित नहीं होती है, 5-10 सालों में कभी अवसर मिल जाते हैं, या 2-3 सालों में भी कुछ अवसर है। जैसे मान लिया जो डबल एओ कम्पीट करता है वो सिविल सेवा भी कम्पीट कर जाता है, तो डबल एओ की सीट खाली रह जाती है। जो उस लेवल को प्राप्त कर लेता है, बराबर कहते भी हैं कि जब एक लेवल में आ जाइएगा तो जो परीक्षा आप देंगे आप कंप्लीट कर जाएंगे। लेवल बनाने में कठिनाई है, जब एक बार लेवल बन जाएगी, जितनी बातें आपको पढ़ा दी जाती है, समझा दी जाती है, लिखा दी जाती है, उसको यदि आप शब्दशः कंठाग्र कर लीजिएगा और फिर उसको एक्सप्रेस कर दीजिएगा तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसी क्रम में हम लोग आज मिनरल्स ऑफ इंडिया को देखेंगे, भारत के खनिज संसाधन को देखेंगे। तो आरंभ करते हैं, लिखते हैं भारत की खनिज संसाधन में। खनिज प्राकृतिक दृष्टि से हम सेम उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, खनिज प्राकृतिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान, मूल्यवान संसाधन है, संसाधन है जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और राष्ट्रीय आय के दृष्टि से, और राष्ट्रीय आय के दृष्टि से, राष्ट्रीय आय के दृष्टि से 2%, 2% की हिस्सेदारी
2% की हिस्सेदारी है। राष्ट्रीय आय के दृष्टि से 2% की हिस्सेदारी है। अति महत्वपूर्ण है कि भारत में 60% अलोह खनिज है। भारत में 60% के आसपास लगभग अलोह खनिज है। अलोह मतलब जिसमें लोहा नहीं है, लोहा नहीं है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, अबरक, चूना पत्थर, अबरक, ग्रेफाइट इत्यादि। जैसे ये सब आपका, उसमें कुछ आपकी ईंधन खनिज है। ईंधन खनिज कौन है? जो फॉसिल्स भी है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल से नोट में लिखेंगे, कोयला और पेट्रोलियम ईंधन खनिज है और जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन खनिज है, जीवाश्म ईंधन खनिज है। इसके अतिरिक्त कॉपर और बॉक्साइट, नन फेरस, अलौह खनिज के रूप में प्रमुखता में है। अलौह खनिज के रूप में प्रमुखता में है। अलौह खनिज के रूप में प्रमुखता में है, और जिसका आयात भी करना पड़ता है। कोयला, कॉपर के क्षेत्र में हम क्या है? कॉपर के क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भरता नहीं है, भारत को आत्मनिर्भरता नहीं है। भारत इसका आयात करता है और करना मजबूरी भी है। क्यों? क्योंकि कॉपर का उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रिसिटी में होती है। और जैसे जैसे आधुनिकीकरण होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। मॉडर्नाइजेशन का तो पहला तत्व क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन है, ऊर्जा। और इस क्रम में कॉपर की हमें आयात करनी पड़ती है। ध्यान में रखेंगे कि हमारा लगभग 60% से अधिक अलौह खनिज या अन्य खनिज है, जिसके विषय में आपको जानकारी दी गई। खनिज के दृष्टि से धारवाड़ तंत्र काफी महत्वपूर्ण है, छोटा नागपुर का तंत्र काफी मजबूत है। लिखेंगे, ध्यान रखें कि भारत में खनिज के लिए धारवाड़ तंत्र जो दक्षिण पश्चिम का पठारी क्षेत्र है, महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में भारत का रूढ़ क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है। इसी कड़ी में भारत का रूढ़ क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है। भारत का रूढ़ क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, भारत का रूढ़ क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है। वस्तुतः रूढ़ जो है वो जर्मनी का क्या है? मिनरल बेल्ट। वस्तुतः रूढ़ कहाँ है? जर्मनी में। और जर्मनी का जो मिनरल बेल्ट है वो रूढ़ क्षेत्र है। रूढ़, सार, ये सब के कारण ही जर्मनी और फ्रांस के बीच तनाव भी बने रहे। आप लोग की जानकारी में है कि हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। और हिटलर का, उसका सेंट हेलेना द्वीप, ब्रुनई, उसका जन्म स्थान सेंट हेलेना में अपनी अंतिम समय। और हिटलर
कि जो नाजी पार्टी थी, नाजीवाद के सिद्धांत पे विश्वास करता था, तो इटली के फांसीवादी संस्करण का जर्मन संस्करण था। ठीक है, तानाशाही व्यवस्था, एक तंत्रमुखी, ठीक है कि नहीं। और हिटलर ने नहीं, पहले तो जर्मनी के ऊपर प्रथम विश्व युद्ध में वर्साय की आरोपित संधि थोपी गई थी, और उसी वर्साय की एक एक संधि को हिटलर ने तोड़ा था। कभी ब्रिटेन ने साथ दिया, तो कभी अन्य यूरोपियन कंट्री ने जो फ्रांस का विरोधी था। तो स्वाभाविक है, चैम्बरलिन कहा भी जाता है कि इंग्लैंड का चैम्बरलिन की एपीजमेंट पॉलिसी, उसके कारण हिटलर का विकास काफी तेजी से हुआ था। और हिटलर ने वर्साय की संधि का एक एक शर्तों को चुन चुन के तोड़ा था। उसी क्रम में आज भी देखिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है। फ्रांस और जर्मनी के बीच जैसे, वो तो स्वाभाविक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जैसे भारत और पाकिस्तान का भी, कल बता भी रहा था मेंस में कि विदेश नीति का निर्धारक तत्व क्या होता है? भूगोल, इतिहास, अर्थ, आंतरिक कारक, बाहरी कारक, ये सब विदेश, किसी भी देश के विदेश नीति को क्या करता है? प्रभावित करता है। यदि इतिहास में हमारे संबंध भूटान और नेपाल के साथ बेहतर है, तो कितना भी ऊपर नीचे होगा तो संबंध बेहतर ही रहेंगे, क्योंकि सांस्कृतिक और आर्थिक ऐतिहासिक संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है। तो स्वाभाविक है वो सब भी तय करता है। खैर, अभी हम लोग उस बिंदु पे नहीं, अभी हम लोग इस बिंदु पे हैं कि कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में करके रखना है। इसके अलावा हमारे जो मिनरल्स हैं उसके उत्खनन से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, और वह है भारतीय खान ब्यूरो। लिखेंगे, ध्यान रखें, ध्यान रखें कि भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा, भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा खनिज का आकलन किया जाता है, आकलन और उत्खनन किया जाता है। आकलन और उत्खनन किया जाता है। दृष्टि में, तुम तो दृष्टि ऐसे ऐसे लिखते हैं जैसे दुष्टि लिखते हैं। दृष्टि में मूर्धन सा के पास से ही अर्थिकार होता है। ठीक है, दृष्टि हमें यहीं से दिखाई दे रहा है। दृष्टि प्राकृतिक दृष्टि से ऊपर, ऊपर सबसे ऊपर देखो, इसको अपने कॉपी में अपने नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब बेसिक फैक्ट है, क्योंकि सबसे मूल्यवान है और मूल्य के दृष्टि से सबसे ज्यादा आय खनिज में राजस्थान को होती है, उड़ीसा को होती है, आंध्र प्रदेश को होती है। तो ये सब भी ध्यान रखिए, लिखेंगे मूल्य के दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्य के दृष्टि से, मूल्य के दृष्टि से सबसे अधिक खनिज से आय, खनिज से आय, खनिज से आय, खनिज से आय इसको होती है राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए, अब हम लोग इस मैप के माध्यम से बहुत सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। ठीक है कि नहीं। सबसे पहले तो जो हमारा लौह खनिज है, और लौह खनिज में क्या है? लोहा। पहले तो लोहा, लोहा के क्षेत्र में हम लोग अच्छी स्थिति में भी हैं। हम लोग तो इतनी अच्छी स्थिति में हैं कि कुछ ही रुपए किलो लोहा हम लोग जापान को मामुगुआ बंदरगाह से देते हैं, और जापान जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है। पूरे विश्व में जापान एक ऐसा देश है जिसके पास अपना कोई खनिज नहीं है, और पूरे विश्व से खनिज लेकर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से खनिज को प्राप्त कर, एक तो समुद्री क्षेत्र है तो आना भी आसान है, और तब अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाया। एक बार बीपीएससी क्वेश्चन भी 39वीं और 30वीं में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश हैं जिसके पास कोई खनिज नहीं है, और औद्योगिकरण के दृष्टि से प्रथम स्थान, औद्योगिकरण के दृष्टि से काफी आगे है, तो जापान है उसका आंसर। और हम लोग रोना रोते हैं
100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर है, 25 किलोमीटर पे है। दक्षिण बिहार से तो हमारा कम ही दूरी होगा, अरे दरभंगा से ना 150 किलोमीटर होगा, ठीक है कि नहीं। और तब भी हम लोग रोना रोते हैं कि चूंकि बिहार से खनिज झारखंड चला गया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गया, ठीक है कि नहीं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पूंजी रहनी चाहिए, तकनीक रहनी चाहिए, ठीक है। यदि ये सब है तो हम मिनरल बेसिस पर भी जो उद्योग है उसको विकसित कर सकते हैं। हजारों किलोमीटर दूर को हम लोहा देकर, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में तीसरा चौथा पांचवा स्थान पे जापान रहता है, ये सब स्थान ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे हम पहुंच गए, ठीक है कि नहीं। और ये स्थिति है आज, ठीक है, चूंकि हमारे पास भी अब पूंजी आ गई है, हमारे पास भी तकनीक आ गई है। एक समय था कि हमें जब स्टील प्लांट का नींव रखना पड़ा था, कहाँ कहाँ, दुर्गापुर में, राउरकेला में और भिलाई में, तो हमने जो तकनीकी सहयोग प्राप्त की थी वो दूसरे दूसरे देश से। भिलाई में हमने स्टील प्लांट बनाया तो हमने रूस से मंगाया, ठीक है कि नहीं। राउरकेला में बनाया तो जर्मनी, पश्चिम जर्मनी से बनाया। दुर्गापुर में बनाया तो हमने ब्रिटेन से इंजीनियर बुलाया, और वो इंजीनियर के तकनीकी सहयोग से हम लोग उस समय आईआईटी बम्बे की एस्टेब्लिशमेंट कर चुके थे। मैंने हम लोग का पहला जनरेशन तैयार भी नहीं हुआ था। आज तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इंजीनियर तैयार होता है तो भारत में तैयार होता है। लाखों इंजीनियर तो बेरोजगार रह जाते हैं। एक इंजीनियरिंग की डिग्री एक सामान्य ग्रेजुएशन की डिग्री की तरह, जैसे बीए मैथिली ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स हो गया। अभी भी 68वीं के उस पर 70-80 लड़के जुड़े हुए हैं इंटरव्यू पे, लेकिन मुझे मौका ही, अवसर ही नहीं मिल पा रहा है कि उन लोग का मौका वो करे। लेकिन समय समय पे सलाह सुझाव तो दे ही रहा हूँ। तो देख रहा हूँ कि 70% इंजीनियर है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग की डिग्री एक क्या हो गई, इंजीनियरिंग की डिग्री एक ग्रेजुएशन की तरह हो गई, ठीक है कि नहीं। उसमें कुछ सुधार के लिए भी है कि जिनका पिछले साल चयन हुआ तो वो साल इस बार सुधार के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि इस साल 68वीं में बहुत अच्छे पद वगैरह नहीं है, राज्य प्रशासनिक सेवा का पद नहीं है, डिप्टी एसपी का पद नहीं है, तो अन्य अन्य पद वगैरह हैं। चलिए खैर, मूल में आ जाएंगे। कहाँ थे हम लोग, राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब हम लोग मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के दृष्टि से इन चीजों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले लोहा से। तो लिखिए लोहा, लोहा माने खनिज का वितरण, खनिज का वितरण, खनिज का वितरण। खनिज का वितरण, सबसे पहले लोहा लिखिए। लोहा, लोहा के क्षेत्र में, या ऐसे लिखो, लोहा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है और चौथे स्थान पर है। लोहा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है एवं चौथे पोजीशन पर है, एवं कितने पोजीशन पे है, चौथे पोजीशन पर है। फोर्थ पोजीशन पे है लोहा में आयरन, फोर्थ पोजीशन है हमारा, आत्मनिर्भर है। धारवाड़ चट्टान में अधिक पाया जाता है, धारवाड़ चट्टान का ये जो लोहा है ये धारवाड़ चट्टान में अधिक होता है, ठीक है। तो लोहा कहाँ पाई जाती है अधिकांशतः, धारवाड़ चट्टान में, अंडरलाइन कर दीजिएगा। सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड में है। सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक, उड़ीसा, कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड में, और झारखंड में है, झारखंड में है, ठीक है। तो हमें कुद्रे मुख तो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इस मैप के माध्यम से भी
इसको जान समझ सकते हैं। एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि कैसे तो हमने डिनोट किया है। तो खैर देखो यहाँ पर कुद्रेमुख कर्नाटक में काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल लिखोगे सबसे बड़ा क्या लिखे हैं, भंडारण। सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में होता है। 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 ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट रुक जाइए। आज आपकी कक्षा 7:30 से 9 बजे तक होगी। कक्षा का मुख्य विषय भारतीय विदेश नीति। चलिए, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में होती है। तो दो बातें ध्यान रखिएगा। अब उड़ीसा में कहाँ, छत्तीसगढ़ में कहाँ, ठीक है, तो वो सब कुछ पॉइंट को ध्यान रखें। लिखेंगे उड़ीसा में मयूरभंज, उड़ीसा में मयूरभंज, सुंदरगढ़, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और बादाम की पहाड़ी। ठीक है, उड़ीसा में मयूरभंज, सुंदरगढ़ और बादाम की पहाड़ी। और देख लीजिए ये जो आपका पैराद्वीप है, यहाँ से भी हम लोहा को जो है एक्सपोर्ट करते हैं। पारादीप बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। गोवा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, मामू गोवा बंदरगाह से हम जापान ले जाते हैं। मामू गोवा बंदरगाह से मामू गोवा बंदरगाह से लोहा कहाँ जाता है? जापान जाता है। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछे हुए है। 30-25 सालों से मैं वही तथ्य लगातार लिखवाता रहता हूँ, लेकिन पूछा 20 सालों के बाद। ठीक है कि नहीं? कई ऐसे तथ्य होते हैं जो मैं 10 साल से लिखा रहा हूँ, इसी साल पूछ दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए क्या लिखे, उड़ीसा में मयूरभंज, सुंदरगढ़, बादाम की पहाड़ी, ये सब लौह उत्पादक क्षेत्र है। पॉइंट नंबर 2, झारखंड का सिंहभूम और नोआमुंडी। झारखंड का सिंहभूम, सिंहभूम और नोआमुंडी। लाइट वाइट जला लो यार थोड़ा सा, लाइट जब जलाओ। सिंहभूम और नोआमुंडी, सिंहभूम और नोआमुंडी, नोआमुंडी एवं छत्तीसगढ़ का बैलाडीला और दल्ली राजहरा। और छत्तीसगढ़ का बैलाडीला और डल्ली राजहरा, और डल्ली राजहरा उल्लेखनीय, उल्लेखनीय, डल्ली राजहरा उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक का कुद्रेमुख, कर्नाटक का कुद्रेमुख महत्वपूर्ण है। कर्नाटक का कुद्रेमुख महत्वपूर्ण है। इतने साइट हैं जो तुम्हें लंबे काल तक, 30 सितंबर तक यदि इस बार परीक्षा देते हो तो, ठीक है कि नहीं, बीपीएससी की इस बार परीक्षा 30 सितंबर के आसपास होगी, तो 30 सितंबर तक याद करके रखनी है इसको, या नहीं तो अगले साल तक। वो तो ये तथ्य कभी मरता तो नहीं है, ये तथ्य तो हमेशा जीवित रहेगा। और भारत को लोहा सबसे ज्यादा कौन सा देश लेता है? जापान लेता है। ठीक है, तो नोट में लिखेंगे गोवा के मामू गोवा बंदरगाह से, गोवा के मामू गोवा बंदरगाह से
गोवा के मामू गोवा बंदरगाह से, गोवा के मामू गोवा बंदरगाह से लोहा जापान जाता है। जापान जाता है, ठीक है। आप सिर्फ साइट्स वगैरह याद रखिए, राजवाज छोड़ भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब में, लेकिन साइट्स जरूर याद रखिए कि कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है, पहला डीला किस लिए प्रसिद्ध है, चल्ली राजहरा किस लिए प्रसिद्ध है। तो 100 साइट को याद करके 4-5 साइट, सुंदरगढ़, बादाम की पहाड़ी, क्योंझर, इन सब चीजों को याद करके रखिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की आज तक तो नहीं समस्या होती हुई है, ठीक है कि नहीं। तो उसको याद करके रखिए। तो इस तरह से आयरन को हम लोगों ने देखा। आयरन के बाद हम लोग देखते हैं मैग्नीज को, तो लिखेंगे मैग्नीज, मैग्नीज। मैग्नीज इसमें इस मैप में जितना लाल वाला क्षेत्र है वो सब मैग्नीज प्रोडक्शन वाले क्षेत्र है। अब मैग्नीज में कौन से राज्य लीडिंग पोजीशन पे, तो लिखेंगे मैग्नीज के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, उड़ीसा प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है, प्रमुख क्षेत्र हैं। उड़ीसा में, उड़ीसा में कोरापुट, कोरापुट, उड़ीसा में कोरापुट, सुंदरगढ़, कोरापुट और सुंदरगढ़। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बालाघाट, बालाघाट देखते हो, मध्य प्रदेश में बालाघाट। महाराष्ट्र में नागपुर, नागपुर भंडारा, नागपुर भंडारा, ठीक है, नागपुर भंडारा। और कर्नाटक में शिवमोगा, और कर्नाटक में शिवमोगा, कर्नाटक में शिवमोगा उल्लेखनीय, उल्लेखनीय मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं, उल्लेखनीय मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। तो बालाघाट, नागपुर भंडारा, सुंदरपुर, सुंदरगढ़ और कोरापुट, ये जो क्षेत्र है कभी कभी बड़ी परीक्षा में इसी तरह से देता है कि नागपुर भंडारा इस तरह से आपको क्योंझर दे देगा, केंदुझर, और कहेगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, मैंगनीज के लिए। एक मैपिंग करके भी दे सकता है, लेकिन खैर स्टेट पीसीएस वगैरह में वो सब यूपीएससी कंटिन्यू रहेगा ना। हाँ ठीक है, आ गया सबका, देखो तो, बोलो ना, देखो ना। ये एक्सपर्ट यही है। कहाँ थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग, थे मैग्नीज में, तो खत्म हो गया। तो लोहा और मैग्नीज क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब आता है उसी तरह से तांबा, तो देखेंगे, अब लिखो तांबा, नेक्स्ट है तांबा, तांबा कॉपर, ठीक है, कॉपर। अभी मैंने बताया कि कॉपर के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, तो लिखेंगे कॉपर के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, कॉपर के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। यह प्राग ऐतिहासिक धातु है। प्राग ऐतिहासिक धातु का मतलब समझते हैं, कि सबसे पुराना है। जब इतिहास का निर्माण हो रहा था तो मनुष्य का सबसे पहले जिस धातु के साथ साक्षात्कार हुआ
उसका नाम था कॉपर। और जिस जंतु को तुमने सबसे पहले दोस्त बनाया वो था कुत्ता। कुत्ता सबसे बड़ा दोस्त बना। आज भी सबसे अच्छा दोस्त कुत्ता ही होता है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो अपने सबसे अच्छे दोस्त को कुत्ता कह सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आज जाके कह दो और वो उतना ज्यादा समझदार नहीं रहा, ओरिजिनल कुत्ता निकला, तो फिर संबंध खराब हो जाएंगे। तो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आलोक पर उसका मूल्यांकन करो, तब उसको कहो कि तुम मेरा डॉग है। नहीं, मूल बिंदु पे आ जाइए। अब लड़की सबके लिए दिक्कत यह है, सब इसलिए मुस्कुरा रही है कि सर हम लोग अपने दोस्त को क्या कहेंगे। आप लड़का तो कुत्ता कहेगा, लड़की क्या कहेगी, और उसमें तो संबंध खराब हो जाना तय है। चलिए ठीक है, तो पहला धातु कौन था? पहला धातु है कॉपर। और खेतरी की खान जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता में खेतरी की खान से हम लोग कॉपर मंगाते थे। तो समझ जाओ कि कितना पुरानी बातें हड़प्पा की सभ्यता में थे। तो लिखेंगे ये प्रागैतिहासिक धातु है। इसका प्रथम साक्ष्य इसका प्रथम साक्ष्य इसका प्रथम साक्ष्य इसका प्रथम साक्ष्य राजस्थान के खेतरी से प्राप्त होता है। राजस्थान के खेतरी से प्राप्त होता है। राजस्थान के खेतरी से प्राप्त होता है। खेतरी अपने आप में कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी में कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो, तांबा लिख लो, जय जय रहो। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद इसके बाद आपका क्या है भाई? क्या अहमद साहब, क्या खबर लाए हैं? वही घिसी पीटी चाय और सड़े हुए बिस्किट। हम्म। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। राजस्थान के खेतरी से प्राप्त। तो सबसे बड़ा तांबा का भंडारण भी राजस्थान में ही है। तो लिखिएगा भंडारण के दृष्टि से, भंडारण के दृष्टि से, भंडारण के दृष्टि से, भंडारण के दृष्टि से सबसे बड़ा भंडारण, सबसे बड़ा भंडार, भंडारण के दृष्टि से सबसे बड़ा भंडार, सबसे बड़ा भंडार, सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में। इसके बाद मध्य प्रदेश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, फटाफट लिखो ना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। जबकि उत्पादन के दृष्टि से, जबकि उत्पादन के तो हुआ भंडार के दृष्टि से। जैसे तुम बहुत पढ़ लिए, हसीना बहुत पढ़ ली, भंडारण है इसके पास बहुत, लेकिन उत्पादन कौन कर रही है? बगल वाली। नहीं, यही ना होता है कि पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है, पढ़ाई को आउटपुट में बदलना वो महत्वपूर्ण होता है। कम ही पढ़िए लेकिन आउटपुट में बदलने की क्षमता रखिए। ठीक है कि नहीं? उन चीजों को ध्यान में रखिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्पादन के दृष्टि से उल्टा लिखो, मध्य प्रदेश, पहला मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। राजस्थान और झारखंड है। सबका एक एक बेल्ट लिख लो। जैसे झारखंड का लिख लिए ना, क्या लिखे? झारखंड का क्षेत्री, उसको पुनः लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश का आपको लिखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में है मलाज खंड। मध्य प्रदेश में है मलाज खंड। मध्य प्रदेश में है कौन? मलाज खंड। ठीक है कि नहीं? मलाज खंड। और
झारखंड में सिंहभूम मोसावानी, सिंहभूम मोसावानी सबसे प्रसिद्ध है। सिंहभूम मोसावानी, मौसावानी, देखो ना मोसावानी क्या फर्क पड़ता है। सिंहभूम और मोसावानी सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। ये इसको याद करके रख लीजिएगा, कॉपर में इतनी बातें याद रहेगी। मैंने पहले ही कहा कि लीडिंग, आप अपने क्वेश्चंस के स्तर को देखिए। अभी मैं नीचे में था तो क्वेश्चंस 10 मिनट का ब्रेक दिया था, मैं यूपीएससी के भी क्वेश्चंस को देख रहा था। तो यूपीएससी का क्वेश्चन तो मोसावानी ही देगा, लेकिन मैप देगा, कहेगा मैप में मोसावानी मतलब, हाँ। तो वहां तो हमेशा इस बार इसलिए कहते भी हैं, मैप दिखाते रहते हैं कि देखते रहो थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं। तो वहां तो रहेगा यही खितरी, लेकिन रहेगा राजस्थान के पास सुना रहेगा, सजाना होगा, ठीक है कि नहीं। 1 2 3 रहेगा, 1 2 3 को सजाएगा, ऐसा नहीं कि खितरी को झारखंड में या मोसावानी को राजस्थान में। यही तो पकड़ होनी चाहिए। यूपीएससी से आसान परीक्षा कोई भी नहीं है, एक मार्गदर्शक की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, जो मैं कहा भी हूँ कि मेमोरी क्षमता आपकी बड़ी शार्प होनी चाहिए। एक बार पढ़िए, किसी चीज को लंबे काल तक याद रखिए, और पेपर पढ़ने की 3 4 घंटे की क्षमता डेवलप कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। तो इसके बाद आपको कठिनाई नहीं होगी। अभी अपने निर्देशन में 3 4 लड़के को मैं जोड़ के रखा हूँ, जो उस तरह की क्वालिटी है, उसको मैंने स्कूली छात्र कुछ रिलेटिव भी हैं, तो उसको मैं उस तरह से तैयार भी कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो निकट भविष्य में 2 4 सालों में बढ़िया परिणाम मिल सकता है, क्योंकि यूपीएससी कंप्लीट कराने पे जो खुशी होती है, वो बीपीएससी और ये छोटे मोटे में नहीं होती है, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन खैर, रोजगार तो रोजगार है, ऑफिसर गेट की नौकरी तो ये भी है, ठीक है कि नहीं। तो यदि उस तरह की क्षमता, पेपर 3 4 घंटा पढ़ते हैं, पेपर को मैन्युटली स्टडी करके फिर उसका एनालिसिस करते हैं, कोई क्वेश्चंस दिए तो उसको आप लिख करके, एक 12th का लड़का है, और हालांकि अभी उसको बोर्ड देना है तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी आप लोग को जो क्वेश्चंस देते हैं वो क्वेश्चन उसको भी भेजते हैं, और उसके आंसर ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लिखता है, लेकिन कम से कम कहीं पढ़ने वाले लड़के की तुलना में बेहतर होता है उसका प्रेजेंटेशन, मैपिंग वैपिंग करके देता है। तो मतलब अप्रोच, ये क्लास 11 12 का अप्रोच यदि उस लेवल पे है, बहुत बड़ी बात है। जब वो फिर से पढ़ेगा तैयार, अभी तो वो क्या कर रहा है, 11 12 कर रहा है, ठीक है कि नहीं। और वो एक लड़का भी था, आज से 7 8 साल 10 साल पहले, टॉप भी किया था जिला में, और उसको कहे थे, लेकिन वो चला गया एसएससी में। आजकल तो गार्जियन का क्या है, सब छोड़ो, पहले कहीं एक तो नौकरी ले लो, ठीक है। कभी कभार टीचर्स डे पे फोन उन करता है तो वही एलडीसी यूडीसी में फंसा हुआ है, उनके जाओ गधे तुम, उसको ऐसे ही कहते जाओ गधे। एलडीसी से यूडीसी, सर अब यूडीसी बन रहे हैं, सब महाबुड़बक है। तुम आईएएस बनता तो कहाँ फंस गया जा करके। मेरे घर का वैसा बच्चा रहता तो हम उसको दूसरा नौकरी कहते भी नहीं कि तुम फॉर्म भरो, ठीक है कि नहीं। लेकिन खैर मूल में आ जाइए। तो मूल क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान रखना है ये कि कॉपर है, ठीक है। तो कॉपर को इस एंगल से याद करके रखिए, मतलब खेतरी तो है ही, ठीक है, मौसावानी तो है ही, मलाजखंड तो है, लेकिन साथ में उसको थोड़ा मैप जाके देख लीजिए, कुछ चेंज हो जाए। बीपीएससी भी तो बदल रहा है, आ जाएगी तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, बेहतर। अब मार्किंग सीधे 90 95 से घट कर मैपिंग बेस्ड यूपीएससी मॉडल में देने लगा, 75 पे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। कभी भी चेंज हुआ, कमीशन तो कभी भी चेंज हो सकता है। आगे लिखिए नेक्स्ट। देखते हो, एक टीचर की परीक्षा होती है लोग की, पचमा की, 1 to 5, पहले लोग बीएड और सीएड लेके जाता था, नौकरी लेके आ जाता था। उसका क्वेश्चन का स्तर देख लो, इससे सेम यूपीएस बीपीएससी का सिविल सेवा का स्तर हो गया, क्योंकि कितना छोटी नौकरी है, ठीक से वेतनमान नहीं दिया है, पे स्केल नहीं दिया है, पे स्केल भी नहीं दिया है। मूल वेतन इतना, हाउसिंग इतना, इतना मिला के 30,000 मिलेगा, 35,000 मिलेगा, खत्म। आप लोग का तो पे स्केल है 7 8 9, ठीक है। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग, उत्पादन के दृष्टि से। अब आइए, अब मानसिकता अभी भी वही है। देखते हैं, अभी एक फोन किया, कहता है सर कितना बजे तक पढ़ाइएगा। जब कमीशन ले रहा है तो इस वक्त टाइम क्या पूछते हैं,
आज देखो वाणी को कोई समस्या नहीं है, अब समझ गई है कि मास्टर पकड़ लिया है तो 8 भी बज सकता है, 9 भी बज सकता है, नहीं बचेगा उतना, हम अपने समय पे छोड़ देंगे, इतना इतना निठल्ला हम नहीं है, उसके बाद भी मेरा कार्यक्रम सब रहता है, ठीक है कि नहीं। कहती है मतलब अब वो समझ गई है कि नहीं अब तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपके एमए से कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। एमए की डिग्री इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं, उससे अच्छा तो सबसे अच्छा तो मैं कहता ही हूँ कि इंटर बच्चा करे या कमीशन की तैयारी शुरू कर दे, 4 साल पढ़ेगा ऐसे ही पास कर जाएगा। आगे लिखिए, क्या लिखिए, हो गया, प्रॉपर हो गया ना, तो अब कितना लिखिएगा उसमें, मैप मैप बना लीजिएगा और उसको वहां बूंदा बूंदी कर दीजिएगा, समझ में आ गई ना। तो आपका नोट क्या हो जाएगा, 1 ग्रेड का हो जाएगा। आगे लिखिए, तांबा क्या लिखिए, बॉक्साइट, 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 बॉक्साइट में, बॉक्साइट से क्या बनता है, अल्युमिनियम। एक समय में वहां जो जीवन स्तर था वो अल्युमिनियम से तय होता था। मुड़ी में हमने पहला प्लांट खोला था, फिर बाद में स्टेनलेस स्टील से तय होने लगा, ठीक है कि नहीं। अब फिर बाद में यही चीनी मिट्टी आ गया। पहले अल्युमिनियम के बर्तन में लोग खाते थे तो कहते बाप रे, बड़े स्टैंडर्ड है अल्युमिनियम में खाई छे। 80 के दशक में स्टील में हम लोग थोड़ा सा ठीक हो गए, 80-90 में स्टील में चलने लगा, तो लोग कहने लगे बाप, उनको इठाम फलाओ के इठाम जे गेल लो स्टील में चाय भेटला। और आज क्या हो गया, पुनः मुझको भबा, यही ना चीनी मिट्टी है, ठीक है कि नहीं। तो पुनः मुझका भबा, अब इसी का नया नया वेराइटी है, नया नया रूप है, मार्केट में जाइएगा, ठीक है कि नहीं। तो लिखिए, इससे अल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, अल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, बॉक्साइट से अल्युमिनियम मिलता है। और इसके प्रमुख राज्य हैं उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। हाँ जी, हाँ जी, गुड, हाँ खुश रहिए। हाँ विभूति जी कैसे हैं, सब ठीक है। सबसे पहले आपको बधाई हो, शुभकामना, आशीर्वाद है कि आपने शिक्षक जैसी महान परीक्षा पास की है। ठीक, 10 बजे कीजिए ना, क्लास में है, आराम से कीजिए, भरपेट बात करेंगे। हम्म, है ना, कहे शिक्षक जैसी महान परीक्षा पास की है। आगे लिखिए। हाँ कहाँ थे, हम लोग बड़े अच्छे जगह पे हैं, प्रमुख राज्य, ठीक है। एक मेरा छात्र है नवीन, 2-3 साल तैयारी किया, नहीं हुआ, रेलवे में उदास रहता था, बीएड कर लिया और 9th-10th में टॉप किया। हम कहते हैं कि अच्छा हुआ, देखो जीवन में हम हमेशा, जो मेरी बात कहता है सर आपकी बात माने, उसके आधार पे हम कहें कि देखो जीवन में जो चीज नहीं मिला समझो उससे अच्छा होने वाला है। रेलवे में चला जाता कहीं पर, कर्नाटक में ही आ गया जी, सिम सिम गोगा में कोई दूरवर्ती में 10 आदमी रहता, वहां पे झंडा रहता। तो उससे तो अच्छा है कि अपने घर में 9th-10th हाई स्कूल का नौकरी करेगा, 50,000 रुपया मिलेगा, 50 को बच्चा को भी पढ़ाएगा, सेवा करेगा शिक्षा के क्षेत्र में, तो सम्मान सम्मान भी रहेगा, घर परिवार के साथ रहेगा, ठीक है कि अभी उसका 11th-12th का बाकी है रिजल्ट आना, आजकल में उसका भी आने वाला है, उसमें भी अच्छी पोजीशन पे रहेगा, 90-92 बनाए हुए है, ठीक है कि नहीं। 90-92 टीचर में बहुत हो गया, लेकिन लगा हुआ था, पुराना लड़का था, लगा हुआ था एसएससी रेलवे में, तो सब, अरे एसएससी रेलवे में अपने यहाँ कोई हम कम तो नहीं पढ़ाते हैं, राहुल तुम तो वहां से आए हो, सब पढ़ाते हैं, ये सारा बेस वहां बना रहता है। आगे लिखिए, नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग, किसका, बॉक्साइट का, कौन कौन है, उड़ीसा है, पंजाब है,
अपने से भी कुछ, अपने से भी सृजित कर लेती है। ठीक है, जो मन में हुआ लिख ली। अरे उड़ीसा के बाद गुजराती लिखा होंगे, सब लोग गुजरात लिखा है ना, कि पंजाब लिख लिया जी, इसका मतलब ये अपने मन से लिखी है। एक बात और बता दे, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां खनिज नहीं है। ये भी अच्छा कि तुम लिख ली। और जीके हम बता दिए, मिसलेनियस जीके, कि पंजाब एक ऐसा राज्य है कि जहां जनजाति नहीं है। अच्छा एक बात और जान लो, कंसेप्ट, जहां जनजाति है वहां खनिज है। जहां जनजाति बेल्ट है, जनजाति कहाँ रहता है, मैक्सिमम पठारी क्षेत्र में रहता है, पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। और जहां जनजाति रहता है वहां कोई ना कोई खनिज जरूर मिलता है। आगे लिखो, कहानी खत्म हो गया, आगे लिखो। ठीक है, लिखिए। क्या लिखे, गुजरात में ना, लिखिए। उड़ीसा, पहले उड़ीसा लिखोगे ना। अरे अभी तो राज्य लिखे, राज्य के बाद क्या लिखते हैं कि कौन से पॉइंट, तो लिखिए कोरापुट, उड़ीसा में कोरापुट, कालाहांडी, कालाहांडी, कालाहांडी। गुजरात में कच्छ, कच्छ, कच्छ। और कौन सा था, छत्तीसगढ़ छोड़ो, मध्य प्रदेश के एरिया में, एक ही एरिया में लिख दो। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर लिख सकते हैं, बिलासपुर। और मध्य प्रदेश में लिख देना अमरकंटक, अमरकंटक। कितनी नदी निकलती है अमरकंटक से, कौन से दो ठो, नर्मदा और सोन नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, मेकाले की पहाड़ी। ठीक है, ऊपर हो। इसके बाद आ जाइए, हो गया। अमरकंटक मध्य प्रदेश, बिलासपुर छत्तीसगढ़, कच्छ गुजरात, और कालाहांडी उड़ीसा। कालाहांडी एक समय बड़ा चर्चा में रहता था, आज से 15 साल पहले, क्योंकि अक्सर पेपर में न्यूज आती थी, अक्सर पेपर में न्यूज आती थी कि गरीबी के कारण फलना महिला ने, हाँ, अपने बेटे को बेचा, भूख से इतनी की मौत। स्वतंत्र भारत में यह सब बहुत शर्मनाक पक्ष था। ठीक है कि नहीं। बाद में आकांक्षी जिला और फिर वहाँ विकास के कई, विशेषकर सबसे पहले तो पीडीएस सिस्टम को वहाँ मजबूत किया गया। और अब कालाहांडी से जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं देखने सुनने को नहीं मिलती है। मूल में आ जाइए, नेक्स्ट लिखेंगे। हो गया, हो गया। कितना लिखिएगा उसमें, इतना याद रहेगा। ठीक है कि इस रूम से बाहर जाइएगा तो कहाँ जाएगा कालाहांडी, कहाँ जाएगा कच्छ, बॉक्साइट है, कॉपर, तो सब एक ही में रहेगा। इसलिए समय रहते उसको याद भी करना है। आगे लिखेंगे, अबरख, अबरख, अबरख। भारत में अबरख की दो वैरायटी पाई जाती है। एक पाई जाती है मस्कोबाइट, ठीक है कि नहीं। तो लिखेंगे भारत में अबरख की मस्कोबाइट और बायोटाइट, मस्कोबाइट, मस्कोबाइट और बायोटाइट, मस्कोबाइट और बायोटाइट, मस्कोबाइट और बायोटाइट, मस्कोबाइट और बायोटाइट प्रकार के अबरख पाए जाते हैं। ठीक है, अबरख, माइका, कौन सा टाइप है, बायोटाइट, और मस्कोबाइट, मस्कोबाइट। ठीक है। भंडारण की दृष्टि से अब लिखेंगे, आंध्र प्रदेश में भंडारण है सबसे ज्यादा, उत्पादन में झारखंड है। लिखेंगे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उड़ीसा, झारखंड, झारखंड। लेकिन उत्पादक राज्यों में क्या है, उत्पादक राज्यों में झारखंड, झारखंड का जो हजारीबाग का क्षेत्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार में अबरख कहाँ मिलता है, नहीं लिखाए थे क्या,
बिहार में अबरक मिलता है गया में, और गया के बगल में ही है 50-100 किलोमीटर पे कौन, हजारीबाग। तो झारखंड में हजारीबाग, झारखंड में हजारीबाग, और बिहार में गया, बिहार में गया, तब लिखना है। तब अन्य को लिखे, आंध्र प्रदेश में तब लिखो नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, नेल्लौर, और राजस्थान में भीलवाड़ा, और राजस्थान में भीलवाड़ा, और राजस्थान में भीलवाड़ा, राजस्थान में भीलवाड़ा महत्वपूर्ण है। अबरक का उपयोग हम लोग होली में करते हैं, बिजली के क्षेत्र में करते हैं, ठीक है, ये सबको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एकमात्र फ्लाइंग मेमल चमगादड़, अभी आप लोगों के बीच में भटक रहा था, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी क्रिएट करता है, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। चमगादड़ एकमात्र उड़ता हुआ मेमल है। आगे लिखिए, ऐसा नहीं कि तुम लिख लेना अबरक में, एकमात्र उड़ता हुआ अबरक चमगादड़ है। अपने मन से भी तुम कुछ लिख करके जीके क्रिएट कर देती हो। सर मूल में आ जाइए। अबरक के बाद जिप्सम लिखिए, जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम तथ्य है ना, कैसे नहीं लिखोगे। जिप्सम का उपयोग कहाँ करते हैं, खाद में, सीमेंट बनाने में। आजकल देखते हो परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। खाद, और खाद मतलब खाद, फर्टिलाइजर, तो खाद और सीमेंट बनाने में होता है, खाद और सीमेंट बनाने में होता है, एवं मिट्टी के पीएच को कम करने में भी किया जाता है। मिट्टी के पीएच को, मिट्टी के पीएच को कम करने में भी जिप्सम का उपयोग करते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक नाम है सेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। और फिर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं उसी से। फिलहाल तो ये लिखिए, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं आप लोग का, केमिस्ट्री ऑनलाइन केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, ऑफलाइन भविष्य में, जो ऑनलाइन है वो तो ऑनलाइन हो गया उनका, विशेष फिर भविष्य में। आगे लिखिएगा, कहाँ थे हम लोग, जिप्सम में कहा मिट्टी के पीएच को कम करने में। आपको बताया था कि पीएच क्या होता है, पैरामीटर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, स्केल 0 से 14 तक, 7 से नीचे एसिडिक, 7 है तो न्यूट्रल, वर्षा का जल न्यूट्रल है, और 7 से ऊपर बेसिक है। ध्यान रखिएगा कि उसके मिट्टी के पीएच को कम करने में किसकी भूमिका होती है। तो मतलब यदि मिट्टी का पीएच अल्कलाइन, अल्कनिटी ज्यादा है, विशेषकर नहर बांध के क्षेत्र में जो साइल होती है, जहाँ वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता है, तो वाटर लॉगिंग होती है। तो वाटर लॉगिंग से क्या होगा, सॉइल में पीएच की, सॉइल में सॉल्ट की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो अल्कनिटी होगी। तो ये ध्यान रखिए, पीएच की मात्रा को कम करने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका और भी है। हड्डी जब टूट जाता है, तो अभी भी देखो इतना हम लोग चांद पे चले गए, सूरज पे चले गए, सब हो गया, लेकिन अभी भी हड्डी टूट जाता है, लटका लेते हैं, टांग लटका लेते हैं। ये नहीं कि कोई ऐसा स्प्रे सब आ जाए, विज्ञानी तो है, कुछ ऐसा शोध हो कि हाथ टूट गया कोई बात नहीं, तो चलो फलना डॉक्टर स्प्रे मारते हैं ठीक हो जाता है, स्प्रे मारेगा, ऐसे करके रखेगा, 10 मिनट में सेट कर गया। ये सिस्टम होना चाहिए। हम लोग यहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन अभी भी वही सिस्टम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लटका दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। तो लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में। अमेरिका में हाथ पर कम टूटता है ना, इंडिया में ज्यादा टूटता है, क्योंकि आम का मौसम होता है।
और अमेरिका, देखो एक बात है, जो बीमारी से अमेरिका ग्रसित हो जाए उस बीमारी में उन्हें नयापन ले आएगा। देखो हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इन सब पे उसका रोज शोध होता है, ठीक है कि नहीं। एड्स, देखो मेडिसिन सब बना दिया सब, ठीक है कि नहीं। लेकिन जिस बीमारी से वो ग्रसित नहीं होगा विकसित देश, इसलिए तुम लोग कुछ ऐसा उपाय करो कि विकसित देश में हाथ पैर टूटने लगे, ठीक है कि नहीं। जब वहां हजारों की संख्या में हाथ पैर टूटने लगेगा तो अपने आप क्या करेगा, वो शोध करेगा, स्प्रे स्प्रे बनाएगा, ठीक है कि नहीं। वाह, वीडियो कॉल करता है। कहाँ थे हम लोग। अब वीडियो कॉल तो छोड़ो, रात के 1 बजे करता है। किस लिए करता है सो सुनो। रिजल्ट निकलता है 8 बजे, फोन खुशी का मनाता है हमारे साथ 1 बजे। ये नहीं कि मास्टर साहब को पहले कहेगा, सो नहीं, पहले पूरा दुनिया से बधाई उधाई कलेक्ट कर लेगा, तब हमको बधाई देगा, मतलब आशीर्वाद मांगेगा, और वो भी 1 बजे रात में। नहीं, देखिए आगे। तो सर क्यों उठाते हैं, इतनी उसकी आतुरता है, अब कर रहा है इस पर। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ वो तो चल रहा है, लेकिन अभी नहीं चल रहा है, 1-2 दिन के बाद शुरू होगा। ऐसा कीजिए ना, 10 बजे रात में हमसे बात कीजिए ना, तब तक व्हाट्सएप पे अपना इंट्रोडक्शन भेजिए, और 10 बजे बात कीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। कहाँ थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे। प्लास्टर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हड्डी को तोड़ने में नहीं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल एक और जगह होता है, मूर्ति बनाने में, ठीक है कि नहीं। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट, प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान है। प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान है। हनुमानगढ़, 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 हनुमानगढ़। हम्म, हनुमानगढ़। अब आ जाइए, सीसा और जस्ता, जिप्सम खत्म। सीसा जस्ता, जहां सीसा होगा वहां जस्ता होगा। ये सब कभी कभी पूछता है ना, युग्म खनिज कौन सा है। तो युग्म खनिज कौन हुआ, जो जहां एक साथ पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, तो लिखेंगे सीसा और जस्ता। प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान। प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, खत्म। युग्म खनिज है ये। लिखेंगे युग्म खनिज का उदाहरण है। ऐसे भी एक ही जगह लिख दिया तो युग्म खनिज तो हो ही गया। सीसा और जस्ता, युग्म खनिज, पेयर मिनरल्स। अब आइए एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का उत्पादक राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। एस्बेस्टस का उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। एस्बेस्टस में अधिक दिन तक रहने से सांस की बीमारी हो जाती है, या अधिक दिन तक एस्बेस्टस के मकान में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, एस्बेस्टस हो गया, जिप्सम हो गया, एक और लिखो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सबसे नरम पदार्थ है, सॉफ्टेस्ट। और ब्लैक पेंसिल के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, ब्लैक लेड, ब्लैक शीशा, शीशा के नाम से जानते हैं इसको, ग्रेफाइट को। मिलता कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, रंपा क्षेत्र में। वितरण क्षेत्र लिखेंगे, आंध्र प्रदेश, रंपा। रंपा के क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था, बताओ जी, 1922 में। पहले ये लिख लिए। वितरण क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का रमता, रंपा, रंपा। और सबसे नरम पदार्थ है,
को लेड पेंसिल के नाम से भी जानते हैं। अब सुनो, कौन बताएगा कि रंपा कहाँ गया? नीतीश कुमार बताओ जी। असहयोग आंदोलन के दौरान रंपा विद्रोह के नायक कौन थे? रंपा क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था, ये बताए हैं, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हो। अजय कुमार बताओ तब क्या किए थे? बेकार। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं याद किया तो क्या मतलब है इसका? बताइए कोई आदमी? कोई नहीं। रंपा में सीताराम राजू का विद्रोह हुआ था। उसको ध्यान रखिएगा, यहाँ तो नहीं लिखा जा सकता है, नहीं तो हम ही को उत्तर मिल जाएगा। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? सीताराम राजू नहीं, तो वो तो बताने की बिंदु थे, इसलिए बता दिए गए। नेक्स्ट, निकेल। निकेल, निकेल में उड़ीसा भंडार और उत्पादन के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। उड़ीसा, उड़ीसा। इसके बाद है, इसके बाद दूसरा लिख देंगे निकेल के बाद टीन। टीन, 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 टीन में छत्तीसगढ़ है। टीन में छत्तीसगढ़ है। हमारा टीन में छत्तीसगढ़ है। ठीक है, टीन में कौन गढ़ है? छत्तीसगढ़ है। हीरा, 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 हीरा में लिखेंगे मध्य प्रदेश। हीरा में क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, पन्ना। मध्य प्रदेश, पन्ना। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा हीरा को। पन्ना को डायमंड प्रोडक्शन सेंटर कहते हैं। कल भी मैं भेज रहा था, शायद भेजा था ना, खजुराहो के क्षेत्र में, मैं वही देख रहा था। और डायमंड फोर्स सेंटर एक बना है, जो विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस डायमंड की नगरी में बना है, जिसको हम सूरत कहते हैं। डायमंड की नगरी कौन सा है? सूरत। तो याद रखिएगा। और एक रिच बेल्ट के रूप में पन्ना जाना जाता है। खजुराहो ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ एक चंदेल वंश हुआ करता था, जिसकी राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी खजुराहो हुआ करती थी। सैनिक राजधानी उसकी कालिंजर हुआ करती थी। उसी क्रम में खजुराहो का जो काम का जो मंदिर है, ठीक है, काम को आध्यात्म रूप, हमारे यहाँ सेक्स को आध्यात्म रूप दिया गया है। विवाह को एक संस्कार के रूप में रखा गया है। ठीक है कि नहीं? देखो कितना यज्ञ होता है, कितना तरह का हवन होता है। ऐसे नहीं ना होता है कि गए और विवाह हो गया। विदेश वगैरह में क्या है कि आइए और विवाह कर लीजिए। ठीक है, अंगूठी बनाया, हो गया, बात खत्म, शुरू हो गया। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। किसी भी धर्म में, इसके भी धर्म में विवाह वगैरह में एक पूरी रस्म होती है, तब जाकर विवाह संपन्न होती है, किसी भी धर्म में। मुख्य रूप से तो सनातन धर्म में तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। खैर फिलहाल हम लोग जिस बिंदु को देख रहे हैं वो कौन सा है? खजुराहो। और खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल वंश ने ही बनाया था, उसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट, आगे पढ़िए। हीरा हो गया, डायमंड फोर्स हो गया, ये सब तो हो ही गया। एक था कोहिनूर हीरा, तो गोलकुंडा के खान में, यहाँ नहीं लिखो, सब इतिहास में पढ़ाते ही हैं, मध्यकाल में पढ़े ही हो कई लोग। तो गोलकुंडा की खान में कोहिनूर हीरा मिलता था। ठीक है कि नहीं? कहा जाता है जहां जहां कोहिनूर गया वहां सत्यानाश किया। हीरा सबको सूट भी नहीं करता है। मूल बिंदु पे आ जाओ, लिखो आगे फिलहाल। हाँ, आगे हो गया, हीरा हो गया। सोना लिखो। हीरा के बाद तो सोना होता है, लेकिन तुम लोग का सोना तो कोई दूसरा है।
हीरा, सोना, सोना लिखो अब, सोना, गोल्ड। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं। कोलार, कोलार हट्टी कर्नाटक में प्रसिद्ध है। कोलार और हट्टी का क्षेत्र, कोलार और हट्टी का क्षेत्र, हट्टी का क्षेत्र कर्नाटक में। और अनंतपुर रामगिरी में, अनंतपुर रामगिरी आंध्र प्रदेश में, अनंतपुर रामगिरी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में यह पाई जाती है, यह पाया जाता है। कौन? सोना। सोना को पल्सर निक्षेप भी कहते हैं। तो पल्सर निक्षेप क्या होता है? पल्सर निक्षेप होता है कि नदी के अवशेष में, जैसे स्वर्णरेखा नदी में निक्षेप के रूप में वो रहता है। तो स्वर्णरेखा नदी में भी सोना मिलता है, उसके बालू के कण में मिलता है, उसको पल्सर निक्षेप के रूप में जानते हैं। तो लिखेंगे इसे, इस खनिज को, सोना को पल्सर निक्षेप के रूप में भी जाना जाता है, पल्सर निक्षेप के रूप में भी जाना जाता है। पल्सर निक्षेप के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, जहां सोना है वहां चांदी भी है, लिखिएगा चांदी। ठीक है, चांदी। सबसे बड़ा भंडारण है राजस्थान झारखंड में, राजस्थान झारखंड कर्नाटक। और कर्नाटक का जो बेल्लारी का क्षेत्र है, कर्नाटक का जो बेल्लारी का क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखेंगे कर्नाटक का बेल्लारी का क्षेत्र उत्पादन में सबसे उल्लेखनीय है। कर्नाटक का बेल्लारी, कर्नाटक का बेल्लारी सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक लिख देंगे संगमरमर, संगमरमर मिनरल्स, संगमरमर, संगमरमर। संगमरमर होता है मकराना, तो लिखेंगे संगमरमर। राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसे लिखो, राजस्थान में मकराना, राजस्थान में मकराना, और मध्य प्रदेश में जबलपुर, और मध्य प्रदेश में जबलपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में जबलपुर सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी, क्या हुआ जी, हो गया शुरू। 10 दिन में एक दिन आती हो, ऊपर से मोबाइल बजाती हो, शर्म नहीं आती है? उन्हें ले ली हो ना, पहला दिन है, कल भी पहला दिन था उसका बजा, इसी तरह से दूसरे दिन भी बजाना। ठीक है, देखियो किसी का मोबाइल, बस खड़ी हो तुम, लगता परिचय नहीं हुआ इसीलिए खड़ी हो, खड़ी हो ना, कुछ नहीं कहते। अरे पहले पूछेंगे ना, नाम पता घर, क्या बानी, बोलो, परिचय दो। खुशबू कुमारी, तब इतना बदबू फैला रही हो। दूसरा, क्या कर रही हो? ग्रेजुएशन किया है? कौन है कि सर मैंने स्नातक प्रतिष्ठा प्राप्त किया है, इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कुछ तो बोलोगी ना, बोलो। जब कहे परिचय देने के लिए तो परिचय दो, बोलो, अच्छे से बोलो, बोलो बोलो, बोलो ना। अरे देखते हैं, ये सब कमीशन की तैयारी कर रही, जो अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकती है। क्या के लिए आई हो तुम? बोलने में क्या शर्म आती है?
यूपीएससी ऐसा नहीं ना कि एक तो परीक्षा टिक मारोगे या पास कर जाओगे, नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस भी करोगी ना कि सर मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मैंने स्नातक किस सब्जेक्ट में किया है, हिंदी बोलोगे ना कि सर मैंने हिंदी में स्नातक प्रतिष्ठा प्राप्त किया है और मैं सिविल सेवक बनना चाहती हूँ, क्योंकि एक ऐसा पद है जहाँ अवसर भी है, जहाँ चुनौतियाँ भी हैं, जहाँ बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है और अपने कर्तव्यों के आधार पर लोगों की जीवन की दिशा में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। सर क्या बोलोगी, बोलो पूरा। देखो, बैठो बैठो, समझ गए, खुद का लक्षण पल्ला में ही लग जाता है। चलते समय जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो एक तो डिग्री ले लेना कि लक्ष्य में सफलतापूर्वक इन्होंने 1 साल योगदान दिया। क्या थे हम लोग, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर। संगमरमर कहाँ मिलता है, मकराना में। कहाँ मिलता है, मकराना में, राजस्थान के मकराना में मिलता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हो गया चांदी, हो गया सोना, हो गया संगमरमर, हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये पार्ट्स खत्म हुआ। अब आइए ईंधन खनिज में, लिखिएगा ईंधन खनिज, कोयला, अरे आज खत्म करेंगे इसको। ईंधन खनिज, ईंधन खनिज, ईंधन खनिज में सबसे पहले लिखो कोयला, कोयला। घड़ी देखते हैं, हम्म, घड़ी उड़ी मत देखा कीजिए। कोयला, अभी कुछ देर पहले और विगत कई दिनों से मैं बोल रहा हूं कि फॉसिल फ्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है। दुबई घोषणा में भी मैंने कहा कि इसको हमें हरास करना है, जीवाश्म ईंधन को एक समय सीमा पर खत्म करना है, जीरो कार्बन 2050 तक, और साथ में नवीनीकरण ऊर्जा को तिगुना करना है, परमाणु ऊर्जा को भी तिगुना करना है। हर देश करे अपने अपने क्षमता, वर्तमान क्षमता के आधार पर तिगुना करे। तो स्वाभाविक है कोयले के ऊपर हम लोग अब कम बल दे रहे हैं, नवीनीकरण ऊर्जा पे ज्यादा, लेकिन फिर भी याद रखना है हमारी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस या एनर्जी का बेस अभी भी क्या है, कोयला है। 4 प्रकार के कोयला होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ए ग्रेड का कोयला नाम ही से स्पष्ट है, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट ए ग्रेड, एंथ्रेसाइट ए ग्रेड। और इस ए ग्रेड की कोयला जो सबसे अधिक मिलती है वो जम्मू कश्मीर में मिलती है, इंडिया में, और विश्व में चीन में मिलती है। तो लिखिए, ऐसे लिखो, कोयला, कोयला 4 प्रकार के, या ऐसे के कोयला जीवाश्म ईंधन का सबसे प्रमुख स्रोत है। पहले ये लिखो, जीवाश्म ईंधन का सबसे प्रमुख स्रोत है, सबसे प्रमुख स्रोत है जीवाश्म ईंधन का सबसे प्रमुख स्रोत है। पॉइंट नंबर 2, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट ए ग्रेड का कोयला है। गैस लिखे, जम्मू कश्मीर, गैस जम्मू कश्मीर, और विश्व में चीन, ब्रैकेट में लिख दो विश्व में चीन। ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर ब्रैकेट में चीन लिख दोगी तो तुम लोग का कोई ठीक है, विश्व में चीन, हाँ। पॉइंट नंबर 2, बिटुमिनस सबसे अधिक मात्रा में पाई
सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद है लिग्नाइट। कहाँ पाई जाती है लिग्नाइट? बिटुमिनस हर जगह पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है झारखंड का झरिया। बिटुमिनस में लिख देंगे झारखंड का झरिया, और बंगाल का रानीगंज। बंगाल का रानीगंज, बंगाल का रानीगंज। छत्तीसगढ़ का कोरबा विश्रामपुर, छत्तीसगढ़ का कोरबा और विश्रामपुर। कोरबा और विश्रामपुर, कोरबा और विश्रामपुर महत्वपूर्ण है, एकदम याद कर लेना है इसको। राज्य याद हुआ चाहे नहीं हुआ, केंद्र याद रहना चाहिए। विश्रामपुर, कोरबा, रानीगंज, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध। आज से 1 दशक पहले यहाँ आग भी लग गया था झरिया में, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लिग्नाइट टाइप का कोयला मिलता है नवेली, वो भी ध्यान रखना। तो लिखेंगे लिग्नाइट, लिग्नाइट नवेली तमिलनाडु में मिलता है, सबसे बड़ी खान है। नवेली तमिलनाडु में मिलता है, जबकि पीट प्रकार का कोयला झारखंड में। जबकि पीट प्रकार की कोयला, पीट प्रकार की कोयला सबसे अंतिम किस्म की कोयला है जिसमें कार्बन का प्रतिशत 40 से कम होता है। पीट प्रकार की कोयला झपकी में हर शिकार होता है। जो झपकी लिखती हो, झपकी में हर शिकार होता है। सर दो ही चीज होगा, या तो हम सुधर जाएंगे सर, या आप सुधर जाइएगा, या आप बिगड़ जाइएगा। होता भी यही है। कभी कभी लिखते समय इतना ना गलती देखते हैं कि कभी कभी हम भी गलती लिख देते हैं, फिर उसको सुधारते हैं, है ना। कि गलत चीज सब सुनिएगा देखिएगा तो होता ही है। जैसे अब आदत हो गई थी बिहान कहने का, बिहान पहले मैं नहीं बोलता था, अब तुम लोग से इतना बार बिहान सुन लिए हैं कि मैं भी बिहान बोलने लगा। ठो, ठो नहीं बोलता था मैं पहले, लेकिन तुम लोग के साथ रह के ठो बोलने लगा। दू ठो, अब दो ठो भी नहीं बोलते हैं, दू ठो। टिपिकल हिंदी आ गया है। कहती है कि सर मुझे भी बड़ा वो लगता है कि जब आप 2023 को 2023 कहते हैं, इसमें गलत क्या है? चलिए नेक्स्ट। खंडन करना जरूरी है, मास्टर साहब की बात का खंडन करना जरूरी है। मास्टर साहब जो बोल दे उसको पूर्णतः पचा लेना चाहिए, बात खत्म है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? पीट प्रकार का कोयला झारखंड में मिलता है, सबसे अंतिम किस्म का है। केमिस्ट्री में पढ़ाते भी हैं कि एंथ्रेसाइट में 80 से 90% कार्बन की मात्रा। और अरे तुम शर्ट पहना है और टोपी लगाया है, तुमको ठंडा सबसे ज्यादा कानी में लग रहा है, ये तो बड़ा विचित्र लड़का है। बुशर्ट पहने हुए है, टोपी लगाए हुए, एकदम मिलिट्री वाला टोपी। ये जो लड़का है ये सब तो आगे लिखेंगे। कहाँ थे हम लोग? तो 4 प्रकार का कोयला कौन कौन सा है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, अपीट। और कोयला उत्पादन में चीन के बाद भारत का ही स्थान है। नोट में एक और लिख दो, कोयला उत्पादन में चीन के बाद भारत का ही स्थान है। अभी तो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, हम अभी केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं। कोयला उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान, ठीक है। और भारत में अधिकांश कोयला, एक और नोट में लिखो, भारत में अधिकांश कोयला, वो भी पढ़ा चुके हैं। कहाँ? भूगर्भ नदी में पढ़ाए, भूगर्भ इतिहास में पढ़ाए थे कि भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना युग का है। नदी में भी पढ़ाए हैं कि नदी में कोयला की मात्रा अधिक होती है, नदी तंत्र में कोयला खनिज पाया जाता है, वो भी लिखेंगे। भारत में गोंडवाना युग का अधिकांश कोयला है, गोंडवाना युग का अधिकांश कोयला है। और जिसका सबसे बड़ा भंडार, गोंडवाना युग का सबसे बड़ा भंडार दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी है।
दामोदर घाटी है। कौन घाटी है? दामोदर घाटी है। जीवाश्म ईंधन का दूसरा टाइप कौन सा है जी? बोलो जी। जीवाश्म ईंधन का दूसरा टाइप है पेट्रोलियम। तो लिखेंगे पेट्रोलियम। 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 विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम निकाला गया था पेंसिल्वेनिया अमेरिका में, और भारत में डिगबोई। बम्बे नहीं, बम्बे में तो सबसे बड़ा भंडारण है। तो लिखिएगा विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्खनन, पेट्रोलियम का उत्खनन, पेट्रोलियम का उत्खनन पेंसिल्वेनिया अमेरिका में किया गया। पेंसिल्वेनिया अमेरिका में किया गया। पेंसिल्वेनिया अमेरिका में किया गया, टिक लगा दीजिएगा। पेंसिल्वेनिया अमेरिका में किया गया, जबकि भारत में डिगबोई में, असम। भारत में डिगबोई असम। भारत में डिगबोई असम। ठीक है। और ऐसे भी असम का 2-3 क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम में। डिगबोई है, मोरान है, नहरकटिया है। इन सबको किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है। अभी आ रहे हैं, रुक जाओ। तो पहले तो कहाँ पाया गया उसको लिख दीजिए। अब सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो लिखिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पेट्रोलियम में, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पेट्रोलियम में राजस्थान, गुजरात और आसाम है। आसाम है। आसाम है। राजस्थान का लिख देंगे, राजस्थान में मंगला, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। आसाम में, आसाम में डिगबोई, डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, नहरकटिया, मोरान, मोरान। और गुजरात में, नेक्स्ट पे गुजरात में लुनेज, अंकलेश्वर, लुनेज, अंकलेश्वर और कलोल। लुनेज, अंकलेश्वर और कलोल का क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध है। और कलोल का क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। वर्तमान में, वर्तमान में भारत में सागर का तट पेट्रोलियम का प्रमुख स्रोत है। सागर का स्रोत, सागर का तट, समुद्र का तट पेट्रोलियम का प्रमुख स्रोतों में से है। प्रमुख स्रोतों में से है। इनमें बम्बे हाई, महाराष्ट्र, बम्बे हाई महाराष्ट्र, बम्बे हाई महाराष्ट्र, बम्बई हाई महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है। बम्बे हाई महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद करके रखिएगा, काम देगा। इसके अलावा, इसके अलावा 2-3 बातें और याद रखिएगा।
ठीक है कि नहीं? पहले वो लिख लेना, बॉम्बे हाई सब लिख लिया, अंडरलाइन कर लीजिए परीक्षा की दृष्टि से। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है, और हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध भी पेट्रोलियम के विकास से है। तो नोट में लिखिए, कृष्ण क्रांति का संबंध, कृष्ण क्रांति का संबंध, कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है, और हाइड्रोजन विजन 2025, हाइड्रोजन विजन 2025 को बड़ा सर्दी रहता है जी। हाइड्रोजन विजन 2025 2025 का संबंध पेट्रोलियम के विकास से है, पेट्रोलियम के भंडारण विकास से, भंडारण विकास से। एक और लिखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थापित किया गया, देहरादून में स्थापित किया गया, देहरादून में स्थापित किया गया, याद रखिएगा। नोट में एक और लिखेंगे, पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम को बैरल से मापा जाता है, बैरल, और एक बैरल बराबर 159 लीटर होती है, एक बैरल बराबर 159 लीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट, पेट्रोलियम की परिष्करण करने के लिए, पेट्रोलियम के पेट्रोलियम के परिष्करण करने के लिए कई रिफाइनरी, कई रिफाइनरी, कई रिफाइनरी की स्थापना की गई है, स्थापना की गई है। ठीक है, स्थापना की गई है। इस कड़ी में निम्नलिखित रिफाइनरी महत्वपूर्ण है, इस कड़ी में निम्नलिखित रिफाइनरी महत्वपूर्ण है, जैसे सबसे विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी लिखो, जामनगर गुजरात, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर गुजरात, जामनगर गुजरात, रिलायंस का है, अंबानी सबका है। और वहीं पर एक, मैं आप लोगों को डीएम की पावर क्या होती है उसको मैं बताता भी हूँ। डीएम की पावर देखना है तो एक वो एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल अभी कुछ दिन के बाद होगा, जब प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फाइल करेंगे बनारस में, तो खड़े होकर डीएम अपने कुर्सी पे बैठे ही रहेंगे, और खड़े होकर वो अपने जो प्रस्ताव है उसको देंगे और प्रणाम करेंगे, और डीएम साहब उसको बैठे बैठे स्वीकार करेंगे। ये है डीएम की पावर। दूसरा बिंदु था कि जामनगर में जब ये एस्टेब्लिशमेंट कर रहा था अंबानी, तो उसको लगा कि जमीन संबंधी अधिग्रहण की प्रक्रिया तो डीएम मेरे कोठी पे आकर के और पूरा कर देगा, सिग्नेचर कर देगा।
क्योंकि मेरे यहाँ तो बड़े बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री ही आते हैं। अब पैसे की कोई बात ही नहीं है, बॉलीवुड बॉलीवुड की तो कोई बात ही नहीं है। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर प्लेट उठाते हुए और बारातियों को स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन डीएम साहब भी डीएम ही साहब थे, कहा कि ये सब नहीं होगा। हमारा जैसा जमींदार मेरे यहाँ पानी भरा करते हैं। मैं तो पृथ्वीराज चौहान के खानदान का हूँ। तुम देखे थे ना तिरंगा, नहीं, जिसमें राजकुमार कहता है, ठीक है कि नहीं, कि नौकरी तो हम शौक से किया करते हैं। हाँ, देखे हो ना? हाँ, तो अमरीश पुरी को कहता, हाँ, फिल्म का कुछ नाम था इसी टाइप का, तिरंगा उरंगा, तिरंगा ही है। नहीं नहीं, सिनेमा का कुछ दूसरा नाम था, सूर्या ना, सूर्या में नहीं था। अच्छा ठीक है, हमको याद आ जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 90 एम्बेसडर लेकर कलेक्ट्रेट में गया था अंबानी साहब। जितना जीएम सीएम सीओ बीओ जो भी था, सब टॉप लेवल अथॉरिटी पहुंचा था, सबको डिकोरम के तहत ही आना पड़ा था। ये होता है डीएम का पद। बात समझा बाबू? आईएएस क्या होता है देखते हो पाठक सर को? आईएएस की हनक यही होती है कि जब अपने पे आ जाएगा तो स्वयं की भी नहीं सुनता है। डायलॉग खत्म हो गया, आगे लिखो। ठीक है, नेक्स्ट। कहाँ थे हम लोग? जामनगर के कलेक्टर के पास थे। जामनगर गुजरात विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी। ऐसी कहानी सुना के तो तुम्हारे अंदर डीएम की भावना को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है कि नहीं, कि सुनो जागो। ठीक है, मनुष्य जीवन में जन्म लिए हो, कोई भी काम किया जा सकता है। हाँ, उसके लिए वक्त तो लगेगा। नेक्स्ट, आगे चलिए। क्या लिखे? दूसरा रिफाइनरी कौन सा है लिखेंगे? पानीपत हरियाणा। फटाफट लिखेंगे। कौन कौन है? पानीपत हरियाणा, नुमालीगढ़ आसाम, नुमालीगढ़ आसाम, हाफी उफी मत लो, इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है। खनीज के बाद समाप्त कर देंगे कक्षा को, चिंता ना करो। ठीक है, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन होगा। क्या जी? सुमन चौहान सर, मैं भी पृथ्वीराज चौहान से ही संबंध रखता हूँ। तुम्हारे जैसा मास्टर तो मेरे यहाँ आकर के, अब ये सब डायलॉग मुझे नहीं दे देना, आगे लिखो। ठीक है कि नहीं? इसलिए तो हम भी अपना कलेक्ट्री नहीं छोड़ते हैं। ठीक है कि नहीं? बात समझा कि नहीं समझा? हाँ, आगे लिखो। कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। नुमालीगढ़ आसाम, इसके बाद मथुरा यूपी, मथुरा यूपी, गोगाईगांव आसाम, गोगाईगांव आसाम, गोगाईगांव आसाम, हल्दिया वेस्ट बंगाल, हल्दिया वेस्ट बंगाल, कोयली गुजरात। फटाफट लिखिए, फटाफट। कोयली गुजरात। आपसे यही पूछेगा कि असुमेली चुने, तो सिर्फ याद रहा। अब कोची क्या लिखा है? कोची तो ऐसे ही मार दोगे, केरल नहीं। वहां वो सब लिखा है कि जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मथुरा इसलिए लिखा है कि मथुरा पूछता है कि मथुरा का जो SO2 निकलता है पेट्रोलियम से, तो कैसे ब्लैक स्टोन, ब्लैक कैंसर का निर्माण किया आगरा में, ताजमहल में, इसलिए मथुरा लिखा दिया। नहीं तो मथुरा तो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में है। और नहीं जानते हैं तो शर्म की बात है कि जब तुमको अपना परिचय देने में कठिनाई हो रही है, सीखो। अब तुम जिस फील्ड में हो, उस फील्ड में किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं रहनी चाहिए, और हर तरह की जो कमजोरी है उसको समय रहते दूर करना चाहिए। चाहे वो लेखनी की हो, चाहे स्मृति की हो, चाहे वो अभिव्यक्ति की हो, चाहे पहनावा ओढ़ावा हो, चाहे उठना बैठना हो। पहले मैं बीपीएससी का क्लास लेता था तो देखता था कि लड़की लड़का लड़का नीचे फटा हुआ पैंट, फैशन था वो, ऐसा तो था, गरीब था वो। लड़की इधर से चुटुक्का पहन के आती थी। तो कमेंट करना जब शुरू किए, तब देखे कि अब तुम लोग तहजीब में
सत्ताजी में नहीं है, जाड़ा का समय है इसीलिए। हाँ, तो हमको कानून पकड़ करके दो थप्पड़ लगाने में टाइम हम नहीं लगता है, इसलिए ठीक से आया करो आ जाया करो, ठीक से बैठा करो उठा करो। क्या जी, आगे लिखो, पृथ्वीराज चौहान का नया वाणी। लिखो। क्या राजा जी, क्या बात कर रहे थे? तुम भी फटा हुआ पहन के आता था क्या? है? कुर्सी तो तोड़ के आता है, खाना इतना खा लेता है, उसको नींद आता है तो थोड़ा सा अकड़ू हो जाता है। इस बार नीरज जी को कह देंगे, कुर्सी तोड़ेगा तो बस इसका बिलिंग चढ़ जाएगा उस पर। आगे लिखिए। कहाँ थे? कोयली गुजरात, इसके बाद आज कोयली हो गया। बरौनी तो कल लिख ही लिए थे। नूनामती आसाम, नूनामती आसाम। तातीपाका आंध्र प्रदेश, तातीपाका आंध्र प्रदेश, तातीपाका आंध्र प्रदेश, तातीपाका आंध्र प्रदेश। ये आपके प्रमुख, और जो भी नए एस्टेब्लिशमेंट हो, जैसे पानीपत में हुआ तो बताया, जो भी एस्टेब्लिशमेंट हो उसको नोट कर लेना। तो आपका काम, परिष्करण का काम तैयार हो गया। बिहार में एकमात्र बरौनी में है, और शायद कल उसकी चर्चा भी मैंने किया था, तो ऑलरेडी तैयार। ओके, रूस की सहायता से 64 में। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? अब हो गया आपका एक बचा यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा में, और प्राकृतिक गैस बचा। और खत्म करेंगे तो लिखेंगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन। प्राकृतिक गैस लिखेंगे सबसे पहला। प्राकृतिक गैस कहाँ मिलता है? कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में, कृष्णा गोदावरी और कैम्बे के क्षेत्र में, कृष्णा गोदावरी और कैम्बे के क्षेत्र में ओएनजीसी के द्वारा, ओएनजीसी का नाम सुने हैं ना? ऑयल नेचुरल गैस कमीशन, मिथिला के ही उसके सीईओ वगैरह हैं। ओएनजीसी के द्वारा खोज की गई। इस साल खोज की गई थी, कमीशन पूछा था कि हाल ही में कृष्णा गोदावरी के बेसिन में क्या खोजा है, तो प्राकृतिक गैस खोजा है, जिसका मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन। ठीक है कि नहीं? एलपीजी का ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेचुरल गैस का मीथेन, बायोगैस का मीथेन। मीथेन को ऐसे भी मर्सी गैस कहते हैं, लैंड फिलिंग गैस कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं। तो ये सबको भी ध्यान करके रखिए, जो भी चीजें बोलता हूं मैं। ठीक है कि नहीं? फिर आइए, प्राकृतिक गैस के बाद हो गया ना प्राकृतिक गैस। अब लिखिए यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत यूरेनियम। यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत यूरेनियम, थोरियम। यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक राज्य, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड और आंध्र प्रदेश है। झारखंड और आंध्र प्रदेश है। राय थे, यूरेनियम का कौन सा अयस्क है? U3O8, पीच ब्लेंड, याद रखिएगा। और दूसरा, इसको येलो केक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूरेनियम के विषय में झारखंड जादूगोरा और आंध्र प्रदेश का तुम्मा तुल्ली, इसको किसी भी स्थिति में नहीं भूलिएगा। तो लिखेंगे यूरेनियम, झारखंड के जादूगोरा, बचपन में ही पढ़े होंगे। झारखंड के जादूगोरा और और बिहार के गया, बिहार के गया, आंध्र के तुम्मा तुल्ली, नाम लंबापुर, तुम्मा तुल्ली, तुम्मा तुल्ली, आंध्र का लिख देंगे, आंध्र का तुम्मा तुल्ली।
तुम्मा तुल्ली, टिक लगा देंगे। तुम्मा तुल्ली लंबापुर, लंबापुर। और मेघालय का डोमिया तास, और मेघालय का डोमिया तास, और मेघालय का डोमिया तास सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। डोमिया तास सबसे महत्व। और आज के अंत में, ठीक है, क्योंकि हाईली फैक्चुअल कक्षा थी, कंसेप्चुअल कक्षा होती तो हम अपने समय से पहले छोड़ते भी नहीं, क्योंकि तथ्यों से भरी हुई कक्षा है। तो थोड़ा सा रेस्ट देना आप लोगों को आवश्यक है। मतलब रेस्ट नहीं, मतलब अब रेस्ट क्या होगा, ठीक है कि नहीं। हम भी मनुष्य के बच्चे हैं, तो स्वाभाविक है कि कुर्सी पे जब बैठता हूँ तो फिर उठने की इच्छा नहीं होती रहती है, समझते ही हो। तुम लोग जैसे मनुष्य के बच्चे हो, इसी तरह से मैं भी तो मनुष्य का ही बच्चा हूँ, समझ रहे हो ना। आगे लिखो, कहता है जी जी जी। अब लिखिए थोरियम। अयस्क का नाम है, इसका ऑलरेडी केमिस्ट्री में प्राय थे, मोनाजाइट, मोनाजाइट। मोनाजाइट, मोनाजाइट, ठीक है, ठीक है, थोरियम। और विश्व में सबसे अधिक थोरियम भारत में ही पाया जाता है, नोट में लिखो। विश्व में सबसे अधिक थोरियम, विश्व में सबसे अधिक थोरियम भारत में ही पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक थोरियम भारत में ही पाया जाता है, भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। और थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल के बालू के तट से मिलता है, केरल के बालू के तट पे मिलता है, केरल के बालू के तट पर मिलता है, ठीक है। केरल के बालू के तट पर क्या मिलता है, थोरियम मिलता है। बस इतना बात को पचा लीजिए। विशेष आपकी कक्षा इससे जुड़ी हुई एक दिन और होगी भविष्य में। नवीनीकरण ऊर्जा जब अगले दिन हमारी शुरू होगी तो नवीनीकरण ऊर्जा से शुरू होगी, और वैश्विक स्तर पर भी खनिज के संदर्भ को हम लोग देखेंगे और अपनी वानों को, हालांकि विश्व का भूगोल पढ़ना ही है इसलिए अलग से नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन नवीनीकरण ऊर्जा से हमारी अगली कक्षा। और तब हम लोग आएंगे खनिज के बाद कृषि में, और जब कृषि पढ़ लेंगे, खनिज पढ़ लेंगे, तब उद्योग, और उद्योग के बाद फिर परिवहन और संचार। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हाईली फैक्चुअल कक्षा है, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और कल आपको हम क्रिसमस की, हैप्पी मैरी क्रिसमस की 2023 26 दिसंबर को हम हैप्पी मैरी क्रिसमस की आप लोगों को। जी सर, एकदम जरूरी था सर, 3 दिन से सर हम लोग परेशान परेशान थे, ठीक है कि नहीं। तो हमारी मुलाकात शुक्र के या शनि रवि तो है ही, लेकिन बीच में किसी भी दिन आपको हमारे साथ हो सकता है। और जानते ही हैं कि 6 से 7 घंटे पढ़ने के बाद आपकी मन स्थिति भी ऐसी नहीं रहती है कि मुझे अगले दिन आप झेल सके। तो बीच में 2 टेस्ट तो कम से कम होगा। कल आपकी छुट्टी दी जा रही है, आराम। तो कोई तो बड़ी खुश होगी, है पहला दिन आया छुट्टी मिला है, ऐसा मास्टर ही खोज रहे थे, ठीक है कि नहीं। ऐसा ही मास्टर साहब को हम लोग खोज रहे थे। लेकिन सुनो बच्ची खुशबू, सुनो सुनो सुनो, अगले दिन जब आओगी तब परिचय देना होगा पूरा, कि मेरा नाम, मैंने क्या किया और मैं सिविल सेवक क्यों बनना चाहती हूँ।
तो अभ्यास करना आईना के पास, ऐसा नहीं कि आईना ही नहीं है हम ऑनलाइन करेंगे सर, ठीक है कि नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी मुलाकात बीच में किसी भी दिन हो सकती है, सैटरडे संडे तो है ही। जय हिंद, वंदे। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जाइए जाइए।